गाइस, वेलकम टू थ्रिलर एक्सप्लोरर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे के आने वाले सीजन्स भी आप इसी चैनल पर देख पाएँ। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आइए शुरू करते हैं। इस ड्रामा सीरीज़ की शुरुआत एक छोटे से शहर हॉकिंस में होती है, जहाँ पर हम देखते हैं नवंबर 1983 का सीन। वहाँ पर हॉकिंस की मुख्य लैब में एक वैज्ञानिक डरते हुए भाग रहा होता है। जैसे ही वो लिफ्ट में प्रवेश करता है, अचानक से कुछ उसे ऊपर खींच लेता है और गायब हो जाता है। अगले ही सीन में हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो इस कहानी के मुख्य किरदार हैं। इसमें माइक, विल, डस्टिन और एक दोस्त शामिल है। वे सभी माइक के घर पर एक छोटा सा बोर्ड गेम खेल रहे थे। उसी वक्त माइक की मॉम आकर उन्हें गेम बंद करने के लिए बोलती हैं। गेम बंद करने के बाद में वे सब अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। जाने से पहले डस्टिन माइक की बड़ी बहन से मिलता है। उसका नाम नैन्सी है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती और उसे नज़रअंदाज कर देती है। रात का समय था और वे सभी अपने घर लौट रहे थे। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था और विल अपनी साइकिल से घर जा रहा था। रास्ते में उसे अचानक कोई काली चीज़ दिखाई देती है, जैसे कोई ब्लैक शैडो। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर और उलझन में पड़ जाता है। वह तेज़ी से अपनी साइकिल चलाकर वहाँ से निकल जाता है। जल्दबाजी में उसकी साइकिल वहीं संतुलन बिगड़ जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। विल अपनी साइकिल वहीं पर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और पास में ही कहीं छुप जाता है। वहाँ पर असल में एक घर था और वहाँ एक बंदूक लेता है। डरते हुए उस बंदूक को दरवाजे की तरफ तान देता है। सडनली विल वहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि विल की मॉम और विल का भाई दोनों ही इसे ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन वो दोनों को विल नहीं मिलता। विल की मॉम का नाम जॉयस है। बातचीत के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि विल लास्ट नाइट से ही घर पर वापस नहीं आया है और उसकी मॉम और ब्रदर दोनों को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि दोनों की ही नाइट शिफ्ट में ड्यूटी थी। विल की मॉम जॉयस सीधे माइक के घर फ़ोन करती हैं। वहाँ विल के बारे में पूछती हैं, क्या विल पिछली रात को आपके घर में रुकने का फ़ैसला किया था? माइक की मॉम बताती हैं कि नहीं, विल तो कल रात को ही यहाँ से चला गया था। ये सुनकर जॉयस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती है। इसके साथ ही वो विल के बड़े भाई और अपने बड़े बेटे को बहुत ज़्यादा डांटती है कि तुमने बिना बताए रात की शिफ्ट क्यों करी। विल के भाई ने अपनी माँ को काम डाउन किया और कहा कि डोंट टेक स्ट्रेस, वो जल्द ही मिल जाएगा। जॉयस सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और विल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मेन हेड होता है उसका नाम हॉपर होता है। हॉपर जॉयस का एक बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए वो जॉयस को समझाता है कि इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है विल किसी रिश्तेदार या फिर किसी फ्रेंड के घर चला गया हो या फिर अपने पिता के साथ, क्योंकि हॉकिंस एक छोटा सा शहर है, यहाँ मुश्किल से ही कोई अपराध होता है। स्टिल जॉयस हॉपर को ढूंढने के लिए भेज देती है और इसके बाद में जॉयस के निर्देशों का पालन करते हुए हॉपर विल को ढूंढना शुरू करता है। अगले दिन हम विल के 3 दोस्तों को स्कूल में देखते हैं जो ये सोच रहे थे कि शायद विल स्कूल आ गया होगा। अगले सीन में हम नैन्सी को उसी दोस्त के साथ में देखते हैं। वे कॉलेज के सबसे मैच्योर लड़के स्टीव के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम लोग हॉकिंस की लैब में मुख्य निर्देशक प्रवेश करता है। उसका नाम डॉक्टर ब्रैनर है और उस वैज्ञानिक की गुमशुदगी के कारण वो वहाँ आके चेकिंग शुरू कर देता है और वो किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था जो कि एक अजीब दरवाजे से निकल कर आई है। लैब के ईस्ट को सील कर दिया गया था 1 घंटे के लिए, ताकि वो जीव वहाँ से बाहर ना जा सके। डॉक्टर ब्रैनर एक लड़की के बारे में पूछते हैं। उसने मौके का फ़ायदा उठाकर लैब से भागने का काम किया है। बाद में वो लड़की एक होटल में जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा भूखी थी, इसलिए ओनर ने उसे सबसे पहले खाना खिलाया। वो लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस लग रही थी। मालिक के पूछने पर लड़की अपना नाम बताती है और वो कहती है कि उसका नाम 11 है। ओनर को कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई अपना नाम 11 कैसे रख सकता है, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। 11 ने इस बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसे देखकर लगता है जैसे वो बोल नहीं पाती, शायद वो कुछ ही शब्द बोल पाती हो। बाद में वो पुलिस को बुलाकर 11 के बारे में बता देता है, जिससे वो उसे सिक्योरली घर पहुंचा सके। इसी वक्त हम देखते हैं कि 11 ने अपने आंखों से वह टेबल फैन बंद कर दिया था। यह देखकर हम समझ जाते हैं कि 11 के पास काफ़ी सारी सुपर पावर्स है। नेक्स्ट डे हम लोग हॉपर को स्कूल में आते देखते हैं। वो विल और उसके फ्रेंड्स को बताता है कि तुम्हारा दोस्त पिछले रात से लापता है।
इसलिए हॉपर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आया है। दूसरी तरफ हम हॉकिंस लैब की टीम को उस होटल में पहुंचते देखते हैं जो 11 को ढूंढने के लिए वहां पे आई थी। रियलिटी में पुलिस ने 11 की प्रेजेंट लोकेशन के बारे में उन लैब वालों को बता दिया था कि वो होटल में है, इसलिए लैब के सारे लोग वहां पहुंच गए थे, लेकिन 11 वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। बाद में वो होटल के ओनर को मार डालते हैं। दूसरी तरफ हॉपर अपनी टीम के साथ में विल को ढूंढ रहा था, वहीं उसे विल की साइकिल मिलती है। दूसरी ओर जॉयस भी अपने पति से बात कर रही थी और हमें ये भी पता चलता है कि जॉयस के घर का फोन ट्रैक हो रहा है। नाइट में विल को ढूंढने के लिए एक सर्च टीम भेज दी जाती है। विल के 3 दोस्त भी उसे ढूंढने के लिए चुपचाप घर से भागकर निकल जाते हैं। अचानक 11 उनके सामने आ जाती है। शॉकिंग बात यह थी कि उस रात जॉयस को एक कॉल आई थी, लेकिन कॉल पर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। एक अजीब सी आवाज़ों में जॉयस को विल की आवाज़ सुनाई देने लगती है। उसे समझते देर नहीं लगती कि उसके बेटे विल ने उसे कॉल किया है। इससे पहले कि वो अपने बेटे विल से बात कर सके, उसका फ़ोन एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से ख़राब हो जाता है। जैसे ही रात होती है, इसलिए माइक 11 को अपने घर में ले जाता है। बाद में 11 को अपने कमरे में छुपा देता है। 11 उसे इशारों से बताती है कि वो बुरे लोगों से भाग रही है। इसी बातचीत के दौरान माइक और 11 की दोस्ती हो जाती है। माइक और उसके फ्रेंड्स 11 की सुपर पावर्स के बारे में जान जाते हैं। बाद में 11 विल को पहचान लेती है और दीवार पर टंगी तस्वीर देखकर वो विल की फोटो देखकर केवल यह इशारा करती है और ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती। माइक समझता है कि शायद उसे पता है और वो बता सकती है कि असल में विल कहाँ है। वो बताती है कि विल एक मॉन्स्टर से छुपकर कहीं बैठा हुआ है। दूसरी तरफ हम जॉयस होपर को उसके कॉल के बारे में बात करते देखते हैं। विल की कॉल, जिसकी वजह से उसका फ़ोन दोबारा ख़राब हो गया था। वह हॉपर को बताती है कि कॉल पर एक जानवर की आवाज़ सुनाई दी। इन आवाज़ों को मैंने विल की सांस लेने की आवाज़ सुनी थी। हॉपर उस पर विश्वास नहीं करता और सोचता है कि ये सिर्फ उसका डाउट हो सकता है, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता है और फिर विल के फादर के घर पर जाकर विल को ढूंढता है। वहां जाने पर उसे पता चलता है कि विल वहां पर नहीं आया है और उसकी शक होने लगता है कि इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। वह इस केस को गंभीरता से लेता है और वहां की लैब की ओर जाता है। वहां पर हॉपर देखता है कि सब कुछ ठीक है लैब के बाहर। दूसरी ओर माइक और उसके दोस्त भी 11 से पूछताछ करने लग जाते हैं। माइक 11 को समझाता है कि अगर वो पुलिस के पास जाएगी तो पुलिस उन लोगों की हेल्प करेगी और उसे अपने घर लेकर जाएगी। 11 इसके रिप्लाई में बोलती है कि पुलिस वो नहीं है जो तुम्हें बचा सके। उसने बताया कि एक्चुअल में पुलिस लैब के अंदर गई थी और वो हर किसी चीज़ में इंक्लूडेड है। ये बात सुनकर माइक और उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि पुलिस और लैब के लोग उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। वो वहाँ से भागने में सफल हो गई थी। 11 ने उन्हें अपने दोस्तों को लापता होने के बारे में बताया। लैब में वो उसे वापस पकड़ कर ले जाते थे। 11 ने इसके बारे में सब कुछ उन्हें बता दिया था। उसने ये भी बताया कि अगर वे हमें ढूंढ लेंगे तो वो हमसे सब कुछ छीन लेंगे। हमें सीन हॉकिंग लैब्स का दिखाया जाता है। डॉक्टर ब्रैनर और उनकी टीम जॉयस की रिकॉर्डेड कॉल सुन रहे थे। यह क्लियर था कि ये लैब और ये टीम किसी से विल के डिसअपेरेंस में इन्वॉल्व है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर ब्रैनर एक्चुअली में 11 के फादर हैं। वो काफ़ी टाइम से 11 के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस पर टेस्ट करे जा रहे थे। रात को नैन्सी अपने दोस्त के साथ स्टीव के घर पर जाती है। नैन्सी के दोस्त वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है, बिल्कुल उस साइंटिस्ट की तरह। दूसरी तरफ विल का भाई विल को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। वो अलग अलग जगहों पर फोटोज लेने लगता है। इन सब के दौरान वो नैन्सी की पार्टी के फोटोज भी कैप्चर करता है। उस रात को जॉयस को फिर से विल का कॉल आता है। इस बार एक कमज़ोर आवाज़ में विल सिर्फ मॉम कह पाता है। फ़ोन फिर से डैमेज होकर डिसेबल हो जाता है। बाद में घर में अजीब सी चीज़ें होने लगती है, जैसे लाइट्स ऑन ऑफ होने लग जाती है और ऐसे ही इंसिडेंट होने लगते हैं। विल के रूम में विल और उसके भाई के फेवरेट सॉन्ग्स प्ले होने लग जाते हैं। ये देखकर उसकी मॉम को विल की मौजूदगी का एहसास होने लग जाता है। इतने में कुछ वॉल से बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाता है, जैसे कोई मॉन्स्टर। उसका कोई चेहरा नहीं होता। ये देखकर जॉयस बहुत डर जाती है और घर से बाहर निकलकर कार में बैठ जाती है। कुछ टाइम बाद जब वो घर में वापस आती है तो दीवार देखकर लगता है यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। ये सब कुछ देखकर जॉयस समझ जाती है कि ज़रूर विल के साथ कुछ अजीब हुआ है और वो अपने आप से बात करने की कोशिश कर रहा है। जॉयस खुद ही इस बात का पता लगाने लग जाती है।
दूसरी तरफ हम नैन्सी की दोस्त को डिसअपियर होने के बाद में एक अजीब सी जगह पर पहुंचता देखते हैं। इतने में ही कोई उस पर अटैक करता है जो हमें दिखाई नहीं देता। नैन्सी को अपने दोस्त को डिसअपियर होने का पता चलता है, लेकिन वो इस बात को सीक्रेट रखती है। दूसरी तरफ स्टीव को विल के भाई के कैमरे में पार्टी की सारी फोटोज देख लेता है। वो कैमरा तोड़ देता है और फोटोज देखकर उसमें फाड़ देता है। बाद में जब नैन्सी फोटोज के टूटे हुए टुकड़े इकट्ठा करती है तो उसे जोड़ कर देखती है और उसे मिसिंग दोस्त के पीछे एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ दिखाई देता है। इस बात का पता लगाने के लिए वो फिर से अपने दोस्त स्टीव के घर जाती है। इतने में वही मॉन्स्टर देख लेती है जो उसके दोस्त और साइंटिस्ट पर अटैक कर चुका है। किसी तरह अपना जान बचाकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ जॉयस अपने बेटे से लाइट की मदद से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। उसके बदले में उसे विल के जवाब भी सुनाई देते हैं। दूसरी तरफ हॉपर अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान समझ जाता है कि हॉकिंस लैब जरूर किसी न किसी तरह से विल के डिसअपीयरेंस में इन्वॉल्व है। इसके अलावा उसे पता चलता है कि एक औरत ने पहले डॉक्टर ब्रैनर पर केस किया था क्योंकि उन्होंने उसकी बेटी को किडनैप करके उसके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट किया था। बाद में ये केस बंद कर दिया गया था और सिर्फ यही नहीं, हॉकिंस लैब में किए गए एक्सपेरिमेंट्स भी पास कर दिए गए। 11 अपनी पावर से विल दोस्तों को बताती है कि विल अपने ही घर में छुपा हुआ है। लेकिन कुछ समय बाद विल की डेड बॉडी एक लेक में मिलती है। माइक को लगता है कि 11 ने उससे झूठ बोला है, लेकिन कुछ समय बाद 11 प्रूव कर देती है कि विल अभी भी जिंदा है और वो अभी तक मरा नहीं है, क्योंकि वो माइक के वॉकी टॉकी पर विल की आवाज़ सुनवा देती है। जॉयस के अलावा सभी लोग मान चुके थे कि विल मर चुका है, लेकिन जॉयस अब भी विल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है। माँ और बेटे अक्सर फोन पर बातें करते हैं। असल में विल उसी जगह पर फंसा हुआ था जहां मॉन्स्टर ने नैन्सी की दोस्त को ले गया था। विल अपनी माँ जॉयस से बात करके मॉन्स्टर के बारे में भी बताता है। फिर जॉयस उससे कहती है कि तुम जहां हो वहीं रहो। विल के लिए एक स्कूल में प्रेयर मीटिंग रखी जाती है। 11 को भी वहां लेकर जाया जाता है। स्कूल में रेडियो के जरिए 11 विल और जॉयस के फोन पर होने वाली कन्वर्सेशन सुन लेती है। माइक और उसके दोस्तों को भी कंफर्म हो जाता है कि ये 11 ने जो कहा था वो सब सच है। उनका दोस्त विल अब भी जिंदा है। 11 से बात करके माइक और उसके सारे दोस्त आखिरकार इस बात को पता लगाने लग जाते हैं कि वो विल अपने ही घर में छुपा हुआ है, लेकिन एक अलग डायमेंशन में है। इस डायमेंशन का नाम अपसाइड डाउन है। असल में अपसाइड डाउन एक ऐसी दुनिया है जो हमारी दुनिया जैसे ही है, लेकिन ये एक डार्क वर्ल्ड है क्योंकि यहाँ ह्यूमंस नहीं मॉन्स्टर रहते हैं और इन मॉन्स्टर का नाम डेमोगोरन है। उनकी दुनिया हमारी दुनिया से जुड़ गई है क्योंकि दोनों डायमेंशंस के बीच में एक गेट खुल गया है। इसी वजह से एक डेमोगोरन विल को अपनी दुनिया में ले गया और विल अपसाइड डाउन में लॉक हो गया है। दूसरी तरफ नैन्सी विल के भाई को सब कुछ बताती है। ये सब तुम्हारी कैप्चर्ड पिक्चर की वजह से मैं ड्यूमोग्राम तक पहुंची। आखिरकार विल का भाई अपनी माँ चॉइस की बात पर यकीन करने लग जाता है और वो इस बात पर भी यकीन करता है कि उसका भाई अभी जिंदा है। इसी वजह से वो नैन्सी के दोस्तों के साथ में विल को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। नैन्सी गलती से अपसाइड डाउन वर्ल्ड में पहुंच जाती है, लेकिन विल का भाई उसे वहां से खींच के बाहर निकाल लेता है। बाद में वो नैन्सी के घर जाते हैं जहां पर स्टीव उन्हें साथ देखकर बहुत ज्यादा जेलस महसूस करता है। दूसरी तरफ ऑफिसर हॉपर विल की बॉडी तक पहुंचते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये डेड बॉडी जो हमें दिखाई गई थी वो विल की बॉडी नहीं है, ये सिर्फ एक फेक बॉडी है। और वो इस बात का पता करने के लिए जॉयस से मिलते हैं। हॉपर को उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि डॉक्टर ब्रैनर का जरूर अपसाइड डाउन से कोई ना कोई कनेक्शन है। बाद में वो उस औरत के घर जाते हैं जिन्होंने डॉक्टर ब्रैनर पर केस किया था। वो उसकी बेटी के बारे में पूछते हैं और उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर ब्रैनर ने उसे उसके जन्म के बाद से ही लैब में रखा है। वहां पर उसके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट किए गए और सबको बताया गया कि उसकी बेटी पैदाइश के वक्त ही गुजर गई है। वो बेटी और कोई नहीं बल्कि 11 है। विल के दोस्त अपने साइंस टीचर को ले जाते हैं ताकि अपसाइड डाउन और क्लैरिटी और ज़्यादा समझ सके। उनका टीचर उन्हें बताता है कि किसी डायमेंशन को खोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए टाइम स्पेस ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ हो जाती है। असल में अपसाइड डाउन का गेट हॉकिंस लैब की मदद से ही खोला गया है और जब ये गेट खुला तो डेमोग्राम एक्टिव हो गया
हॉपर को भी ये बात समझ में आ जाती है और वो चुपचाप हॉकिंस लैब में घुस जाता है ताकि वो विल को ढूंढ सके। हॉकिंस लैब से गुजरते हुए वो अपसाइड डाउन के वर्ल्ड में इंटर करके वो जिंदा वापस आता है। दूसरी तरफ माइक का दोस्त मैग्नेटिक फील्ड में प्रॉब्लम का पता लगाने लगता है। वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाने का गेट भी पता लगा लेता है। बाद में माइक, डस्टिन, 11 और एक दोस्त विल को ढूंढने निकलते हैं। 11 की मदद से वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर अपसाइड डाउन का गेट खुलता है। रास्ते में 11 को कुछ देखकर डर लगता है और वो उन्हें सही रास्ते से हटकर कंफ्यूज कर देती है। असल में उसे पता चल जाता है कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाने का रास्ता हॉकिंस लैब से गुजरता है। उसे अपनी लाइफ का एक रिस्की पीरियड वहां बिताया है और वो नहीं चाहती कि उसके दोस्तों को भी वही हो जो उसके साथ हुआ था, इसलिए वो उन सभी को रास्ते में गलत मोड़ दिया ताकि उनके दोस्तों को बचा सके। हमें ये पता चलता है कि सिर्फ 11 ही थी जिसने अपसाइड डाउन का गेट अनलॉक किया था। उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन डॉक्टर ब्रैनर ने उसे धोखा देकर यह सब करवाया था। माइक के दोस्त ने 11 को धोखेबाज समझने लगते हैं। इसी वजह से माइक और 11 के बीच में झगड़ा हो जाता है। माइक 11 पर चिल्लाता है और नतीजा यह होता है कि वो गुस्से में वहां से चली जाती है। गुस्से में वो एक स्टोर में खाने के लिए चली जाती है। वहां से खाना चुराकर ओनर के सामने अपनी पावर्स का यूज करके वो वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ माइक, डस्टिन और उसका दोस्त ये समझने लेते हैं कि 11 ने उन्हें जान बचाने के लिए मिसलीड किया था और झूठ बोला था, इसलिए वो फिर से मिल जाते हैं। लेकिन स्टोर के ये इंसिडेंट डॉक्टर ब्रैनर तक पहुंचने में देर नहीं लगती, इसलिए वो अपनी टीम के साथ मिलकर माइक के घर आ जाते हैं ताकि 11 को पकड़ सके। इसलिए बच्चे वहां से भागकर मजबूर हो जाते हैं। जिंदा बचने के लिए वो एक बस में चुपचाप चढ़ जाते हैं। कुछ समय बाद हॉपर उस बस तक पहुंच जाता है और उन बच्चों को बचा लेता है। वो सीधे जॉयस के घर ले जाता है। जॉयस और हॉपर 11 को देखकर समझ जाते हैं कि ये लड़की वही है जिसे डॉक्टर ब्रैनर ने किडनैप किया था। 11 की मदद से वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में विल की लोकेशन का पता कर लेते हैं। दूसरी तरफ जॉयस और हॉपर भी हॉकिंस लैब पहुंच जाते हैं। वहां पे अपसाइड डाउन में जाकर वो विल को वापस ले आ सकते हैं। इस बार हॉपर को पकड़ लिया जाता है। हॉपर डॉक्टर ब्रैनर से डील करता है, अगर तुम हम दोनों को अपसाइड डाउन में जाने दो तो हम तुम्हें 11 का एड्रेस बता देंगे और तब तक हमारी लैब की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। डॉक्टर ब्रैनर मान जाता है और हॉपर और जॉयस अपसाइड डाउन में इंटर करने की परमिशन दे देता है। डॉक्टर ब्रैनर अपनी टीम के साथ 11 को पकड़ने के लिए उसके स्कूल में पहुंच जाता है जहां पर 4 बच्चे छुपे हुए होते हैं। दूसरी तरफ नैन्सी और विल का भाई समझ जाते हैं कि डेमोगोर्गन खून की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए वो प्लान बनाते हैं कि डेमोगोर्गन्स के लिए एक ट्रैप सेट करेंगे ताकि वो हमारे घर आए और ट्रैप में फंस जाए। हम उन्हें तब मार डालेंगे और वो ट्रैप में फंस जाएंगे। दूसरी तरफ जॉयस और हॉपर आखिरकार विल को ढूंढ निकालते हैं। एक डेमोग्रोमर विल के अंदर में फ्लैश स्मेल करके आता है और वहां आकर वो नैन्सी और विल के ऊपर अटैक करता है। वो विल के भाई को खाने वाला होता है कि तभी स्टीव समझ पे आके वहां पर उसे बचा लेता है। डेमोगोर्गन स्टीव के साथ में फाइट करते हुए उस ट्रैप में गिर जाता है। इसके बाद विल का भाई उस पर फायर कर देता है और डेमोगोर्गन वहीं मर जाते हैं। दूसरी तरफ हॉपर और जॉयस भी विल को सेफली अपसाइड डाउन से बाहर निकाल लाते हैं। बाद में डॉक्टर ब्रैनर 11 के पास आते हैं। इतने में ही हमें देखने को मिलता है कि डेमोगोर्गन स्कूल में पहुंच गया है और सिचुएशन का फायदा उठाते हुए 11 वहां से लोगों को मार देती है। उसके बाद में अपने दोस्तों को लेकर वो एक रूम में छुप जाती है। यहाँ मॉन्स्टर डॉक्टर ब्रैनर के लोगों को मारना शुरू करता है। जो लोग इस मॉन्स्टर के लिए गेट खोल चुके थे, इवन डेमोगोर्गन डॉक्टर ब्रैनर को भी मार देता है। डेमोगोर्गन चारों बच्चों को ढूंढते ढूंढते उस रूम में पहुंच जाता है। माइक और अपने दोस्तों को बचाने के लिए 11 अपने सुपर पावर का यूज करके डेमोगोर्गन को मार देती है, लेकिन इसके साथ ही वो वहां से गायब हो जाती है। जैसे जॉयस और हॉपर ने लेब से विल को बचाया था, इसलिए विल को कुछ ही दिनों के लिए हॉस्पिटल में रखा जाता है। कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और कुछ दिनों बाद हमें दिखाई मिलता है कि विल को वोमिटिंग के वक्त एक अजीब सा इंसेक्ट निकलता है। इसके बाद वो विल को अपसाइड डाउन में विजन होता है, लेकिन वो इस बात का सीक्रेट रखता है और किसी को नहीं बताता। अगले सीन में हम हॉपर को एक सुनसान जगह पर 11 का फेवरेट फूड छुपाता दिखते हैं, ताकि अगर कभी 11 वापस आए तो हॉपर को पता लग जाए कि 11 अभी जिंदा है। सो फ्रेंड्स,
ये थी हमारी स्ट्रेंजर थिंग की फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं आने वाले पार्ट्स को भी इसी तरह एक्सप्लेन करती रहूं तो कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लाइक दिस। ऑल्सो कमेंट डाउन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की कोई और सीरीज भी आपके पास में लेकर आऊं।